अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में अचानक मौत ने ईरान समेत खित्ते की फजा को न सिर्फ सोगवार कर दिया है बल्कि इस अफसोसनाक सानहे ने सवालात के ना खत्म होने वाले सिलसिले को भी जन्म दिया है। चेबगोइयों और अफवाहों के बीच साजिशी थ्योरियों और इल्जामात का बाजार भी गर्म है। सन 2020 में ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद यह पहला गैर मामूली वाक़या है जिसमें ईरान के चोटी की शख्सियात जान से गई हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के करीब हत्ता के उनके मुमकिना जानशीन तस्वुर किए जाने वाले इब्राहिम रईसी और ईरान के टॉप डिप्लोमैट ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल नहयान की मौत एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है जो अपने पीछे कई सवालात छोड़ गई है। सवाल ये कि क्या ये हादसा है या सोची समझी साजिश, और अगर साजिश है तो इस घिनौनी साजिश के पीछे कौन है। सवाल तो यह भी है कि ईरानी सदर के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर 45 साल पुराना और पुरानी टेक्नोलॉजी का हामिल क्यों था और इसके स्पेयर पार्ट्स तक खरीदने की इजाज़त किसने ना दी। सवाल यह भी है कि इस हादसे के बाद आलमी ताकतें इस पर किस रद्देमल का इजहार कर रही हैं। इन सवालात का जवाब तलाश करने से पहले इस हादसे से मुतालिक सामने आने वाली अब तक की मालूमात आपके सामने रखेंगे। ईरानी सदर के काफिले में शामिल एक हेलीकॉप्टर को इतवार के रोज़ उस वक्त हादसा पेश आया था जब वो इरना के मुताबिक, ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, आज़रबाईजान के साथ ईरानी सरहद पर एक डैम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के बाद वापस लौट रहे थे। इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 9 अफराद हलाक हो गए थे। ये बेल 212 नामी हेलीकॉप्टर था जिसमें इब्राहिम रईसी के अलावा ईरान के वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल नहयान, ईरान के मशरक़ी सूबे आज़रबाईजान के गवर्नर मलिक रहमती, तब्रेज़ के इमाम मोहम्मद अली अल हाशिम और अमले के अरकान सवार थे। ये वक्त ईरान आज़रबाईजान सरहद पर डैम की इफ्तिताही तकरीब और जो माहिदात हैं उसके बाद वापस तब्रेज़ लौट रहा था और रवानगी से कबल ईरानी सदर और आज़रबाईजान के सदर की जानिब से एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने पीर के रोज़ हेलीकॉप्टर हादसे में जान से जाने वाले सदर इब्राहिम रईसी की याद में मुल्क में 5 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। ख़ामनाई ने मशरक़ी आज़रबाईजान सूबे में हादसे में रईसी और दीगर ओहदेदारान की मौत के एक रोज़ बाद एक सरकारी बयान में कहा कि मैं 5 रोज़ा अवामी सोग का ऐलान करता हूँ और ईरान के अजीम अवाम से ताज़ियत का इजहार करता हूँ। उन्होंने नायब सदर मोहम्मद मुखबर को मुल्क की एग्जीक्यूटिव ब्रांच का अबूरी सरबराह मुकर्रर करने की मंजूरी भी दी है। ईरान में अब रईसी के जानशीन के इंतखाब के लिए सदारती इंतखाबात से कबल ज़्यादा से ज़्यादा 50 रोज़ की मुद्दत दी गई। इससे कबल ईरानी काबीना की जानिब से पीर को जारी बयान में कहा गया कि हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरानी हुकूमत बगैर किसी रुकावट के काम जारी रखेगी। पीर को ईरानी काबीना की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरानी हुकूमत बगैर किसी रुकावट के काम करेगी। बयान में यह भी कहा गया कि हम वफादार कौम को यकीन दिलाते हैं कि आयतुल्लाह रईसी के अनथक जज्बे के साथ खिदमत का रास्ता जारी रहेगा और हुकूमत का काम बगैर किसी रुकावट के जारी रहेगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की इतवार को हेलीकॉप्टर हादसे में हलाकत के बाद से जहां एक जानिब दुनिया भर के रहनुमाओं की जानिब से अफसोस का इजहार किया जा रहा है, इस हेलीकॉप्टर हादसे के पसे पर्दा हकायक और मुहरकात जानने की कोशिश की जा रही है। ईरानी सदर जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, ये हेलीकॉप्टर 1960 की दहाई में कनेडियन फौज के लिए बनाया गया था। अमरीकी फौजी तरबियत से मुतालिक दस्तावेजात के मुताबिक 1971 में इस हेलीकॉप्टर को अमरीका और कनाडा ने अपने बेड़े में शामिल कर लिया था। फ्लाइट ग्लोबल की 2024 की आलमी फ़ज़ाइया की डायरेक्टरी के मुताबिक ईरान की फ़ज़ाइया और बहरिया के पास ऐसे 10 हेलीकॉप्टर्स हैं। ये वाज़ेह नहीं है कि ये हेलीकॉप्टर कितने अरसे से इस्तेमाल में था और ईरान की हुकूमत में इनमें से कितने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती है। इससे कबल ये हेलीकॉप्टर सितंबर 2023 में गिरकर तबाह हुआ था। फिर एक प्राइवेट ऑपरेटर का ये हेलीकॉप्टर मुत्तहिदा अरब अमारात में गिरकर तबाह हुआ था और इस किस्म का हादसा ईरान में 2018 में पेश आया था जब इस हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए थे। हेलीकॉप्टर गिरने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन हवाई नकलो हमल की हिफाजत के मामले में ईरान का रिकॉर्ड हमेशा ख़राब रहा है। इसकी एक वजह कई दहाइयों से आयद अमरीकी पाबंदियां भी बताई जाती हैं जिसकी वजह से ईरान का हवाबाजी का शोबा कमज़ोर हुआ है। इब्राहिम रईसी बेल 212 हेलीकॉप्टर पर सवार थे। ये मॉडल अमरीका में बनाया गया था। माजी में ईरान के दिफा और ट्रांसपोर्ट के वज़रा के अलावा ईरान की फ़ौज और फ़ज़ाइया के कमांडर भी हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर के हादसों में हलाक हुए हैं। मई 2001 में ईरान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट का तैयारा भी गिरकर तबाह हुआ था और इसका मलबा ढूंढने के लिए काफ़ी कोशिशें करना पड़ी थी। इस तैयारे में 28 अफराद सवार थे और बताया गया था कि हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। जब ईरानी हुकूमत की जानिब से मुल्की तैयारों को जदीद बनाने की कोशिशें की गई तो मगरबी ममालिक के साथ भी कुछ मुआहदे किए गए और इसमें पाबंदियों में नरमी के हवाले से भी बात की गई। इस हादसे का दूसरा अहम पहलू वक्त है जब ईरान इसराइल तनाज़ा प्रॉक्सीज नहीं बल्कि बराह रास्त शिद्दत के साथ बढ़ा है और दूसरी ईरान का झुकाव रूस, चीन और दीगर ममालिक की जानिब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।
इब्राहिम रईसी की शख्सियत भी इसमें इंतहाई अहम फैक्टर था, जो डिप्लोमेटिक सतह पर खुद मुख्तलिफ ममालिक के साथ इंगेज कर रहे थे। इस सारे मामले पर बात करेंगे। साबिक सफारतकार डॉक्टर नजमुद्दीन शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नजमुद्दीन शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि इब्राहिम रईसी जब मुख्तलिफ ममालिक के साथ डिप्लोमेटिकली इंगेज कर रहे थे, रशिया के क्लोज आ रहा था, ईरान चाइना के क्लोज था, इवन पाकिस्तान में इब्राहिम रईसी का दौरा, कुछ मुआहिदात, कुछ MOUs पर दस्तखत होना, फिर आज़रबाईजान, ये कहेगा कि कितना बड़ा लॉस है फॉर ईरानियन गवर्नमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम? बहुत बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन जो उनकी सिस्टम है उसके तहत मुझे नज़र आता है कि उनको इससे नुकसान तो हो चुका है, लेकिन वो रिकवर कर लेंगे। अगले 50 दिन में वो इलेक्शन भी कर लेंगे और मुखवार साहब जो हैं, उनको जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है वो कुछ वक्त के लिए ये संभालेंगे और 50 दिन में इलेक्शन होगा। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि फॉरेन पॉलिसी में या और पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली आएगी, मुझे वो तब्दीली नज़र नहीं आती। मुझे लगता है कि जो चीज़ें अभी हो रही हैं वो उसी तरह चलेगी और इसमें कोई चेंज आने की कोई इम्कान नहीं है। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि इंतकाल इक्तदार अब अगला मरहला होगा ईरान के अंदर, उसका प्रोसेस तो शुरू हो गया है। जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनको केयर टेकर प्रेसिडेंट का जो चार्ज है उन्होंने एज्यूम कर लिया और 50 रोज़ जो एक इंतकाल इक्तदार के लिए दरकार हैं, 50 रोज़ के अंदर इलेक्शंस होंगे। बट मेरा सवाल यह है कि इब्राहिम रईसी साहब, जिनको मुमकिना तौर पर जानशी समझा जाता था आयतुल्लाह अली ख़ामनाई साहब का, और उनके बहुत क्लोज थे, फिर वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ इंगेज कर रहे थे, डिप्लोमेटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, क्या वो खला पुर हो पाएगा? खला आसानी से पूरा नहीं होगा। देखिए, अगर आप समझ सकते हैं कि एक बंदा जिसको खमेनाई साहब ने ग्रूम किया था कि मेरा ये सक्सेसर होगा, वो अगर जाएगा तो एक और सक्सेसर को पूरी तरह से तैयार करने में कुछ वक्त लगेगा। तो ये कहना कि खला नहीं है, वो है, खला है, लेकिन जो सिस्टम है वो मुझे लगता है कि उसमें इतनी लचक है कि वो कर सकें, पूरी तरह से उसको पूरा करेंगे। जिन बंदों की वफ़ात हुई है उनकी प्रेजेंस को बहुत मिस किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो सिस्टम है वो जारी रहेगा और मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई पॉलिसीज़ जो हैं वो तब्दील होंगी या उनमें कोई किसी किस्म की खलल आने का कोई इम्कान है। देखिए नजमुद्दीन शेख साहब, ये ट्रांजिशंस ईरान के लिए कोई नई नहीं है। आपको याद होगा 1981 के अंदर जो हुआ, उसके बाद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई साहब प्रेसिडेंट बने थे और उसके बाद रीसेंट ईयर्स के अंदर 2020 में हमने जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर हैं कासिम सुलेमानी, उनकी हलाकत वाला मामला भी देखा। ईरान रेजिलियंट है, रिस्पॉन्ड भी करना जानता है। हाउ विल दे रिएक्ट टू इट? देखिए, अभी तो मॉर्निंग है, इसके लिए दुआएं हो रही हैं, वहाँ गिरिया जारी है, लोग परेशान हैं, बट मामलात को संभाले रखने के लिए, स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा भी किया गया है एग्जीक्यूटिव की जानिब से भी और ख़ामनाई साहब की तरफ से भी, आयतुल्लाह की तरफ से। अब ये कहिएगा कि क्या हालात ऐसे ही रहेंगे या इस मामले की तय तक जाया जाएगा, तहकीकात की जाएंगी, पता लगाया जाएगा क्या ये हादसा है या कोई साजिश हुई है? देखिए, ये ज़रूर इसकी तय में जाने की वो कोशिश करेंगे, लेकिन जो अभी तक मुझे खबर मिली हैं और मेरी ईरान के साथ पुरानी वाकफियत है, मैं फॉरेन सेक्रेटरी था, मैं ईरान में एम्बेसडर था, उस बिना पे जो मैं जानता हूँ, मेरा अपना ख्याल है कि इन चीज़ों की तहकीक तो की जाएगी, लेकिन इसमें कोई ख़ास तब्दीली आने के कोई इम्कान नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये अगले 50 दिन में ये इलेक्शन हो जाएगा। मुखवार साहब को वो वाइस प्रेसिडेंट को कुछ वक्त के लिए प्रेसिडेंट बनाएंगे, लेकिन फिर कोई इमर्ज होगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि किसकी इमर्जेंस का इम्कान है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि इसमें मुलविस नहीं, जिनको कंसिडर किया जा सकता है, और इसका फैसला
आयतुल्लाह खamenei करेंगे। देखिए, जिस वक्त ये बहुत बड़ा सानहा हुआ है, उस वक्त गैर मामूली हालात इसलिए थे कि ईरान और इसराइल प्रॉक्सीज के जरिए से आपस में फेस ऑफ नहीं था उनका, बल्कि बराह रास्त फेस ऑफ की सिचुएशन के अंदर हम उनको देख रहे थे। जो ईरान की जानिब से इसराइल पे अटैक हुआ और इसराइल ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, तो हालात तो मामूली नहीं थे और ख़ित्ते में भी बिगड़ती हुई और बदलती हुई सूरत हाल है। तो इस तनाजुर में, इस कनेक्शन में आप इस हादसे को कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने इस पे बहुत सोचा, जो कुछ मैं इस पे पढ़ सकता था, जो जो रिएक्शंस मेरे दोस्त ईरान में जिनसे मुझे वाक़फ़ियत थी, उनसे जो मुझे मिला, उससे मुझे लगता है कि ये जो इज़राइल के साथ मसला है, या फ़िलिस्तीन का मसला है, या गाज़ा का मसला है, या इराक़ में जो सूरत हाल है, या लेबनान में जो सूरत हाल है, इन सब पे ज़रूर फिर से एक नज़र डाली जाएगी, लेकिन मुझे इसमें कोई फ़र्क आता हुआ नज़र नहीं आता। आपको नहीं लगता कि टेंशन बढ़ेगी? नहीं। यानी इसराइल के साथ जो मामला जिस अंदाज में चल रहा है, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें भी कोई बदलाव आता हुआ नहीं देख रहा आप? नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रहा, और इसकी वजह ये है कि इस वक्त ईरान को किसी तब्दीली से फ़ायदा होने की कोई इम्कान नहीं है। ये ज़रूर है कि उनका IRGC जो है, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उसमें कुछ होने की पॉसिबिलिटीज़ थी, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता कि वहाँ से कोई इस किस्म की रिएक्शन आया है। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जैसे आयतुल्लाह साहब ने अभी तक कंट्रोल किया है, वो वैसे ही कंट्रोल करेंगे, और 50 दिन में नया प्रेसिडेंट बन जाएगा। देखिए, ईरान और अज़रबैजान बॉर्डर के ऊपर जो डैम की इफ्तिताही तकरीब के लिए ईरानी प्रेसिडेंट डेलीगेशन के साथ मौजूद थे, जो लास्ट प्रेशर हुआ अज़रबैजान के प्रेसिडेंट और ईरानियन इब्राहिम रईसी साहब का, उसमें उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो हमारा बायलैटरल एंगेजमेंट है, या आपस में ये जो कॉर्डियल रिलेशन है, बहुत से लोगों को खटक रहा होगा, हम जानते हैं कि कौन तकलीफ में है। तो ये इस लास्ट प्रेशर और इसमें कहे हुए अल्फाज को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, इसमें आप मुझे लगता है कि आपको गलत तासुर मिल रहा है। ईरान और अज़रबैजान के साथ जो है वो पुराना रिश्ता भी है, पुराने इख्तिलाफात भी हैं, और उनका हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसमें मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से कोई तब्दीली आएगी। अब मुझे लगता है कि और कोशिश की जाएगी कि अज़रबैजान के साथ जो मसले हैं उनको हल किया जाए, और इसको इनके साथ सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं, इनके साथ तिजारत भी बढ़ाई जाए और इकोनॉमिक कोलैबोरेशन भी बढ़ाई जाए, जिस हद तक हो सकता है। सो यू जस्ट सी दिस एज एन एक्सीडेंट? आप इसको एक हादसे के तौर पे देखते हैं? एंड दैट्स इट? आई बिलीव एन एक्सीडेंट, इट इज जेन्युइनली एन एक्सीडेंट। एंड देखिए, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ देखा है अभी तक, उससे मेरी यही कंक्लूजन है कि ये सचमुच एक्सीडेंट था, और इस एक्सीडेंट में जो हरकतें हुई हैं वो बहुत अफसोसनाक हैं, लेकिन इनसे पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली आने की कोई इम्कान नहीं। अच्छा नजमुद्दीन साहब, अगर ये एक्सीडेंट भी था, तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, ये जो बेल 212 टाइप हेलीकॉप्टर ईरानियन प्रेसिडेंट की ज़ेरे इस्तेमाल था, ये कोई नया हेलीकॉप्टर या नई टेक्नोलॉजी से लैस नहीं था। को 45 ईयर्स ओल्ड हेलीकॉप्टर वो इस्तेमाल कर रहे थे, और उसकी बहुत बड़ी वजह एयरक्राफ्ट ना लेने पर जो सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से आयद की गई है, इवन दे कैन नॉट इवन प्रोक्योर द स्पेयर पार्ट्स। तो ये दूसरे लफ्ज़ों में फिर भी प्रॉब्लम तो है ना आलमी ताकतों का, कि ईरान के ऊपर इतनी सैंक्शंस के वो एयरक्राफ्ट ले भी नहीं सकते, और इतना पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कि जो इस तरह की चैलेंजिंग वेदर के अंदर वो मनूवर नहीं कर सकी। ये आपका कहना बिल्कुल सही है, और ये तकलीफ उनको रहेगी, क्योंकि सैंक्शंस उठने का कोई इम्कान नहीं है। उनको कहीं अपनी तरफ से वो कोई नई चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वो ड्रोन्स हैं। मैंने नहीं सुना कि उन्होंने किसी किस्म की हेलीकॉप्टर या क्वाड्रुपॉड जो जहाज़ होते हैं उसको डेवलप किया है। और
इस हद तक डेवलप किया है कि वो इस्तेमाल हो सकें। वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई जिससे महसूस हो कि उनके पास कोई कॉन्क्रीट चीज़ है जो कि। ठीक, लास्टली वेरी क्विकली, हाउ डू यू सी द रिस्पॉन्स ऑफ खास तौर पे जो गल्फ और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इवन जो हमारे जो ब्रादर इस्लामी मुल्क है, इराक है, या इजिप्ट की तरफ से रिस्पॉन्ड किया गया इस पे, इवन सऊदी अरेबिया की तरफ से बड़ा वेलकमिंग था, उन्होंने इसमें वॉलंटियर करने की का भी ऑफर किया, फिर इवन टर्की की जानिब से, हाउ डू यू सी दैट? देखिए, टर्की का ईरान के साथ बहुत करीबी रिश्ता है। जो जिस चीज़ को आपको नोट करना चाहिए वो ये कि सऊदी अरेबिया ने जो ईरान की तरफ अच्छा जेस्चर किया है, ये हमारे लिए और मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसकी और माना न निकालने की कोशिश की जाए कि कोई वो इस बात को ये इस किस्म की एक्शन लेके वो अपनी नेफेरियस एक्टिविटीज़ को छुपाना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट थी। ये जेन्युइनली एक एक्सीडेंट था, वो हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे यानी IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आगाज आज से हो रहा है, जिनका मकसद IMF के साथ आइंदा के लिए शराइत का अहदाफ फाइनल करना है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इससे कबल तकनीकी सतह के मुज़ाकरात हुए, ताहम अब पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के इख्तिताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहिदा होने का इम्कान है। मौशी टीम ने आइंदा माली साल के दौरान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इब्तदाई तखमीना 22 अरब डॉलर्स तक लगाया है, जबकि दोस्त ममालिक से तकरीबन 12 अरब डॉलर्स कर्ज रोल ओवर कराना भी IMF से शेयर करदा प्लान का हिस्सा है। इससे कबल पाकिस्तान की जानिब से आलमी मालियाती फंड यानी IMF को अखराजात में कमी लाने का प्लान पेश किया गया है, जिसके तहत वफाकी हुकूमत एक साल में 300 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात कम करेगी। वफाकी वजारतों की तरफ से नई गाड़ियाँ खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। एक साल से खाली ग्रेड 1 से 16 की तमाम पोस्टों को ख़त्म कर दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत सूबों के तरक्याती मनसूबों में फंडिंग नहीं करेगी। वफाकी हुकूमत सिर्फ अहम और कौमी नौयत के तरक्याती मनसूबों के लिए वसाइल देगी। और ज़राए का कहना है कि प्लान में वजारत ख़जाना ने IMF को बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत कोई नई यूनिवर्सिटी कायम नहीं करेगी। सूबाई हुकूमतें अपने मातहत आने वाली जामियात की खुद फंडिंग करेंगी। आइंदा माली साल से दिफा और पुलिस के अलावा नई भर्तियों के लिए रज़ाकाराना पेंशन स्कीम पर भी गौर किया जा रहा है। इसके अलावा अखराजात में कमी के लिए आइंदा माली साल से अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीमों पर मुकम्मल पाबंदी का भी इम्कान है। और बताया जा रहा है कि आलमी मालियाती इदारे ने आइंदा बजट की पॉलिसी गाइडलाइंस में हुकूमत को मुतालबात की नई फहरिस्त थमा दी है। पॉलिसी गाइडलाइन में कर्ज और बजट मुज़ाकरात से पहले माशी चैलेंजेस जाहिर किए गए हैं और आइंदा बजट में बिजली और गैस का सर्कुलर डेट बढ़ने ना देने की हिदायत भी की गई है। आइंदा बजट में ट्यूबवेल मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल करने और सनतों के लिए बिजली की सब्सिडी भी ख़त्म करने की हिदायत हैं। यानी IMF डू मोर का मुतालबा कर रहा है। अब IMF के साथ नेक्स्ट जॉर्ज लेना कितना मुश्किल होगा, बात करेंगे। इस वक्त माहिर इक्तसादी अमूर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम खाकान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहेगा कि IMF से जो नेक्स्ट जॉर्ज है वो सिक्योर करना मकसूद है और इसके लिए IMF डू मोर का मुतालबा कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है उसके हुजूम को 22 अरब डॉलर तक बढ़ाया जाएगा। 12 अरब डॉलर के रोल ओवर्स भी हैं। हाउ रियलिस्टिक इज दिस पिक्चर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान को IMF की अम्ब्रेला की ज़रूरत ही इसलिए है कि जो हमारी ग्रॉस इंटरनेशनल फाइनेंसिंग नीड्स हैं डॉलर टर्म्स में, वो 22 से 25 अरब डॉलर की हैं तवातर से अगले 3 साल की। इसमें एक करंट अकाउंट का खसारा है, वो जैसे वेरी करता है ये भी थोड़ी सी वेरी कर जाती हैं। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये 28 भी हो सकती हैं, कम हो जाएगा तो ये 20, 21, 22 के करीब आ जाएंगी। अब इसमें 10 अरब डॉलर या 12 अरब डॉलर के करीब रोल ओवर्स हैं। चाइना का एक सेफ डिपॉजिट है 4 अरब डॉलर का। अब ये पाकिस्तान में इस वक्त इवन जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो भी ये चाहते हैं कि IMF की अम्ब्रेला हो, हम रिफॉर्म्स कुछ कर रहे हों, हम IMF के साथ मैक्रो स्टेबिलिटी मुल्क में इंश्योर कर रहे हों, हम फिजिकल यानी कि मालियाती डिसिप्लिन रख रहे हों, तो वो ये रोल ओवर्स करते चले जाएंगे। रोल ओवर से मतलब यूँ है कि जो पैसे आज ड्यू हैं वो अगले साल तक ले जाते हैं इसको, और वो फिर अगले साल जो 22-25 अरब डॉलर की रिक्वायरमेंट है उसमें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं।
फिर कुछ मल्टीलैटरल्स के पैसे हैं वो रोल ओवर नहीं होते, वो पैसे हमने हर साल वापस करने हैं, 4 से 6 अरब डॉलर तकरीबन बनते हैं, पर हम उनको जब वो वापस कर देते हैं तो न्यू प्रोजेक्ट लेंडिंग उतनी ही शुरू हो जाती है। सो उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि IMF की अम्ब्रेला हो। अभी ADB के कंट्री डायरेक्टर ने पाकिस्तान में बड़ी कैटेगोरिकली ये बात कही, आई थिंक वो अब्रॉड थे, मैंने जब उनको सुना एक कॉन्फ्रेंस पे, तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को और पैसे हमसे लेने हैं तो इट हैज़ टू इंश्योर दैट द IMF कमिटमेंट ऑफ अ नेक्स्ट प्रोग्राम इज देयर एंड देयर इज अ साइनिंग, यानी कि हमारा सब कथा कलामी के लिए माजरत, एज फार एज रोल ओवर्स आर कंसर्न, तो रोल ओवर तो लेने में शायद पाकिस्तान कामयाब हो भी जाता है, वो सऊदी अरेबिया से हो या चीन से हो, हम पहले भी लेते रहे हैं। लेकिन एज फार एज इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न, जो हम कह रहे हैं कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं या इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं उनसे हम 22 अरब डॉलर ले आएंगे, ये कितना हकीकी है? क्योंकि इससे पहले भी IMF अम्ब्रेला में गए, प्रोग्राम में गए, हमें ये बताया गया और दिखाया भी गया कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, सऊदी अरेबिया से 25 अरब डॉलर की बात हुई, लेकिन कितनी ऐसी हैं जो प्रोडक्टिव हो सकी या टेंजिबल, जिनका को आउटकम निकला? सो आपने ये बहुत अच्छा सवाल इसलिए पूछा है कि देखिए, एक तो ये डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं IMF के, अभी हमने अगले 3-4 साल में ये भी याद रखिए 7 अरब डॉलर वापस भी करने हैं। सो इट इज नॉट एन ईजी बॉल गेम। ये सारे डेट्स हैं, ये वापस होते हैं। WB के भी डेट्स हैं, ADB के भी डेट्स हैं। अब आपने ये बात की है कि इससे बियॉन्ड क्या किया जा सकता है। देखिए, इससे बियॉन्ड तो यही है ना, यहाँ तो एक्सपोर्ट से डॉलर अर्न हो सकते हैं जो नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट है, या रिमिटेंस से, या जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात सामने रखी है कि क्या पाकिस्तान अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो कि FDI की शक्ल में है, डोमेस्टिक हैं, और पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक PSDP है यानी कि डेवलपमेंट बजट है, इन तीनों से अपनी इन्वेस्टमेंट को ला सकता है। FDI, ये बात आपकी दुरुस्त है, पाकिस्तान में 1/2 में 1.5-2 अरब डॉलर को क्रॉस नहीं करती। हमारे इर्द गिर्द में कई बार मैं देखता हूं तो 50-60-70 अरब डॉलर की FDI आ रही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इज द की, लेकिन उसके लिए अभी जो IMF को हमने लिख के दिया है और उसमें तो हम बहुत सारी चीज़ों पे बहुत स्क्रूज टाइट किए जा रहे हैं हमारे, हम डेवलपमेंट बजट जो है वो उस पर कट्स लग रहे हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बना सकती है, सूबों को जो डेवलपमेंट बजट है उसके अंदर अच्छा खासा कट, और 300 अरब रुपए बताए जा रहे हैं ऐसे कि जो कट्स लगा के कोई ऑस्टेरिटी मेजर्स करके कुछ सेव किए जाएंगे। तो फिर ये दोनों हैंड्स इन हैंड चल सकती हैं? एक तरफ तो हम डेवलपमेंट बजट को कट लगा दें, बहुत ज़्यादा टाइटन अप कर दें अपनी पॉलिसी को, और दूसरी तरफ हम ये कहें कि एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, इंडस्ट्री का पहिया भी चलेगा, डेवलपमेंट भी होगी। तो देखें, एक तो इनको दोनों को अगर कंपार्टमेंटलाइज करके सोचें तो किसी भी मुल्क ने जो दुनिया को कोई चीज़ बेचने के काबिल ना हो तरक्की नहीं की। चाहे वो आप ईस्ट एशियन मिरेकल देख लें, आई थिंक मलेशिया का जो इस वक्त एक्सपोर्ट टू GDP है वो कम से कम 60-70% के करीब है। वियतनाम तो शायद इससे भी ऊपर चला गया, 80-90 पे है। इंडिया जो आपके साथ है वो 22% अपनी एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान 10.5% पे है। तो बिल्कुल सही बात आपने सामने रखी है कि इस एक्सपोर्टर को बड़ा करना, इसको कंसेशंस, एग्जेम्पशंस और सब्सिडीज़ की रजीम से निकालना, इसको कम्पिटिटिव बिहेवियर में लाना और इसको दुनिया से वो चीज़ें बनाना बिसाइड्स टेक्सटाइल जो पाकिस्तान बेच सके, ये इटसेल्फ बहुत बड़ा टास्क है। पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल श्रिंक हुई है। इसका क्या मतलब है? हम 18% मैन्युफैक्चरिंग करते थे अपने GDP का, आज वो 12-13-14 पे आ गई है। सो वो भी गिरी है। अब आपने दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रखी कि ये सब बहुत शुक्रिया खाका नशीब साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद से लापता होने वाले शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के सिलसिले में दायर दरखास्त पर सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने दायर दरखास्त समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए सेक्रेटरी दिफा को एजेंसी से रिपोर्ट लेकर जमा कराने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि दरखास्त गुजार ने खास तौर पर एक एजेंसी को नामजद किया है। सेक्रेटरी दिफा बताएं, अहमद फरहाद इस्लामाबाद से क्यों और कैसे लापता हुए, एजेंसी से रिपोर्ट्स लेकर सेक्रेटरी दिफा रिपोर्ट जमा कराए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा है कि अदालत को पुलिस हुक्काम ने बताया कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है, CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है और जियो फेंसिंग की जा रही है। जहां से अहमद फरहाद लापता हुए वहां सेफ सिटी कैमरे नहीं हैं। कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज को भी खतूत लिख दिए हैं। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई।
शायर अहमद फरहाद के वकील ने अदालत को बताया कि 17 मई को अहमद फरहाद के नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। हमें कहा गया कि दरख्वास्त वापस ले लें। अहमद फरहाद वापस आ जाएगा। हमारे और उन लोगों के दरमियान 3 ड्राफ्ट शेयर हुए। उन्होंने कहा कि आप अदालत को कहें, वो खुद गया था। अहमद फरहाद वापस नहीं आए, इसलिए हम दरख्वास्त वापस नहीं ले रहे हैं। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एसएसपी ऑपरेशन से इस्तफसार किया, क्या अहमद फरहाद दहशतगर्द है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं सर, दहशतगर्द नहीं है। अदालत ने पूछा, क्या भारत से आए या अगवा बराए तावान में मुलव्वस है? ISI एसएसपी ऑपरेशंस ने कहा, नहीं सर, ऐसा नहीं है। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इदारे जो कर रहे हैं उसकी सज़ा सबने भुगतनी है। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा कि क्या आप कभी अगवा हुए हैं? उससे जब सब अगवा हो जाएंगे। आज वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रिएक्शन दिया। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। 30 से ये मसला हल नहीं होगा। सेक्रेटरी सारे आ जाएं, सेटिस्फाई करेंगे तो फिर अफवाज पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं वो आके खड़े हों। आइन उसके बारे में बड़ी डिफरेंट उसकी तशरीह है आइन की और कानून में लिखा गया है। सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वजीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। मैं बड़े अदब से अर्ज करूँगा, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम करना है। पार्लियामान को और पार्लियामान में से निकली हुई काबीना को उसका जो आइनी किरदार है उसको अंडरमाइन करने के मुतरादिफ होता है। आई एम श्योर कि ये जुडिशल ऑर्डर नहीं होगा, ये शायद रिपोर्टिंग में भी कोई कमी बेशी हुई हो, लेकिन बाहर कैफ ये तकलीफ दे चीज़ें हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।